दोस्तों नमस्कार। आज एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं और मुद्दा भी ऐसा पिछले 2 दिन से लगातार चर्चाओं में बना रहा है। ये जो 2 पिक्चर्स, 2 तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हो, उनमें से एक तस्वीर है अरुंधति रॉय। कौन नहीं जानता अरुंधति रॉय को। और दूसरा ये जो पिक्चर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है कश्मीरी प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन साहब का। अब आप में से बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि आखिर ये क्यों चर्चाओं में है। दोस्तों, कल तारीख 15 जून 2024 को एक 14 साल पुराने मामले में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल वीके सक्सेना साहब के द्वारा अरुंधति रॉय के ऊपर और प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन साहब के ऊपर कार्रवाई के संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। मामला है 2010 का, जिसमें कश्मीर के सुशील पंडित के द्वारा एक एफआईआर दर्ज करवाया गया था। आखिर क्या है ये मामला जो पूरे देश में इतना चर्चाओं में है? सबसे पहले मैं उस बयान को लेकर बात करना चाहता हूं जो लगातार मीडिया के माध्यम से और दूसरे माध्यमों के आधार पर और साथ में उस एफआईआर के आधार पर यह बयान निकल करके सामने आया। जो बयान दिया गया, बता रहे हैं अरुंधति रॉय के द्वारा। दोस्तों, ये वो बयान है। अरुंधति रॉय ने कहा कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था। भारत की सेना ने इस पर जबरन कब्जा जमाया हुआ है और भारत से जम्मू कश्मीर की आजादी के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। ये वो स्टेटमेंट, 10 साल पहले का वो स्टेटमेंट, 10 साल पहले का वो कथन, दिया गया बयान अब आज 14 साल बाद फिर चर्चाओं में है। तो इसके संदर्भ में आखिर इतनी उठापटक क्यों मच रही है? क्या इसके पीछे कोई कानून है? क्या इस प्रकार के दिए गए जो बयानबाजी है, दिया गया है कि नहीं दिया गया, वो एक सेकेंडरी मुद्दा है। लेकिन इस संदर्भ में देश का कानून क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, UAPA आखिर है क्या? एक बहुत बड़ी बहस आज देश में बनी हुई है। मैं उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के एक एक कॉन्सेप्ट की चर्चा मैं आप लोगों के साथ यहां पर करना चाहूंगा। तो चलिए अपन डिटेल में बात करते हैं इस मुद्दे को लेकर के कि आखिर ये माजरा है क्या, क्यों चर्चाओं में है ये मामला। तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने लेखिका, कार्यकर्ता अरुंधति रॉय के ऊपर और साथ में कश्मीरी प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ 2010 की एक एफआईआर के संबंध में UAPA के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है, जिसमें दोनों पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया है। अब इस संदर्भ में कुछ प्रमुख बिंदुओं को लेकर अपन बात करेंगे। अरुंधति रॉय पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर, तारीख है दोस्तों 21 अक्टूबर 2010, 21 अक्टूबर 2010 में आजादी द ओनली वे, आजादी द ओनली वे के बैनर के तहत नई दिल्ली और नई दिल्ली का LTG ऑडिटोरियम, कॉपरनिक्स मार्ग में आयोजित एक सम्मेलन में भड़काऊ भाषण दिए थे। पिछले वर्ष अक्टूबर में दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसी मामले में रॉय और हुसैन पर IPC की धारा 153A, 153B और 505 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान की थी। घृणा फैलाने वाले भाषण के मामलों से निपटने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले इन प्रावधानों में अधिकतम 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। हालांकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के तहत अदालतों को उन अपराधों का संज्ञान लेने से रोक दिया गया है जो अनुचित देरी के बाद या सीमा अवधि बीत जाने के बाद लाए गए हों। 2010 में दर्ज की गई एफआईआर में IPC की धारा 124A भी शामिल थी, जो देशद्रोह के लिए दंडनीय है। हालांकि देशद्रोह के आरोप से CRPC की धारा 468 के तहत सीमा प्रतिबंध हटाया जा सकता था, लेकिन मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान के संचालन पर रोक लगा दी। इसकी अति व्यापक परिभाषा और बड़े पैमाने पर दुरुपयोग को रेखांकित किया गया। यूपीए की
यूएपीए की धारा 13 किसी भी गैर कानूनी गतिविधि की वकालत करने, उसे बढ़ावा देने या भड़काने के लिए गैर कानूनी गतिविधियों के लिए सजा से संबंधित प्रावधान है। इसके लिए 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। यूएपीए राज्य को सामान्य आपराधिक कानून की तुलना में अधिक अधिकार भी देता है। राज्य के लिए चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा में ढील देने से लेकर जमानत के लिए सख्त शर्तों तक का प्रावधान करता है। अब अपन बात करेंगे यूएपीए को लेकर कि आखिर है क्या ये, कब ये प्रावधान आया। 1967 जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी तब ये प्रावधान लाया गया। समय समय पर इसमें जब यूपीए की सरकार थी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब इसमें बदलाव किया गया। और अभी रिसेंटली 2019 में जब मोदी जी का दूसरा टर्म शुरू हुआ, उस समय इसमें और व्यापक तरीके से बदलाव कर दिए गए। लेकिन याद रखने वाली बात है, यूएपीए कानून के तहत जो कार्रवाई का जो रेशियो बढ़ा, जो अनुपात बढ़ा है, वो चौंकाने वाला है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इसका पूरा नाम गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए। इसे वर्ष 1967 में अलगाववादी आंदोलनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था। आतंकवादी वित्त पोषण, साइबर आतंकवाद, व्यक्तिगत बदनाम और संपत्ति की जब्ती से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए इसमें कई बार संशोधन किया गया, जिसमें नवीनतम जो संशोधन किया गया वो 2019 में किया गया, 2019 में किया गया। नरेंद्र मोदी सरकार के समय यह किया गया। यह राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को देश भर में यूएपीए के तहत दर्ज मामलों की जांच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार देता है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसको ये यूएपीए जो कानून है वो देश भर में मामले दर्ज करके उनकी जांच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार देता है। ये यूएपीए जो कानून है, ये आतंकवादी कृत्यों के लिए उच्चतम दंड के रूप में मृत्यु दंड और आजीवन कारावास का प्रावधान भी करता है। यह संदिग्धों को बिना किसी आरोप या ट्रायल के 180 दिनों तक हिरासत में रखने और आरोपियों को जमानत देने से इनकार करने की अनुमति देता है। जब तक कि न्यायालय संतुष्ट न हो जाए वे दोषी नहीं है। यह गैर कानूनी गतिविधि को ऐसे किसी भी कृत्य के रूप में परिभाषित करता है जो भारत के किसी भी हिस्से के अधिग्रहण या अलगाव का समर्थन करता है या उसे प्रेरित करता है, या जो इसकी संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाता है या इसका अनादर करता है। यह आतंकवाद को ऐसे किसी भी कृत्य के रूप में परिभाषित करता है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु, आघात का कारण बनता है या इसकी मंशा रखता है या किसी संपत्ति को क्षति पहुंचाता है या नष्ट करता रहता है, या जो भारत या किसी अन्य देश की एकता, यूनिटी, सुरक्षा, सिक्योरिटी और आर्थिक स्थिरता को खतरे में डालता है, इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है उसको भी अगर प्रभावित करने का काम करता है, तो यूएपीए कानून के तहत कार्यवाही की जा सकती है। गैर कानूनी गतिविधि संशोधन अधिनियम 2019 की हाल ही में जो 2019 में जो बदलाव किए गए वो क्या क्या है, उनको लेकर अपन बात कर लेते हैं। तो पहला तो है आतंकवादी कार्रवाई करता है या उसमें भाग लेता है। कोई भी जैसे आतंकवाद से संबंधित किसी मामले में पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई। आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, अन्यथा आतंकवादी गतिविधि में शामिल पाया जाता है। सरकार को अधिकार है कि वह समान आधार पर व्यक्तियों को भी आतंकवादी निर्दिष्ट कर सकती है, टेररिस्ट घोषित कर सकती है। अधिनियम के अंतर्गत जांच अधिकारी को उन संपत्तियों को जब्त करने से पहले पुलिस महानिदेशालय से मंजूरी लेनी होती है जो आतंकवाद से संबंधित हो सकती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यूएपीए की आवश्यकता क्यों? यूएपीए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधि में शामिल व्यक्तियों या संगठनों से निपटने के लिए बढ़ी हुई शक्तियां प्रदान करता है। यह पदनाम अधिकारियों को ऐसे संगठनों के सदस्यों और समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अधिकार देता है। यह सरकार को आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का भी अधिकार देता है। उदाहरण के लिए खालिस्तान टाइगर्स फोर्स, केटीएफ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स जेकेजीएफ को यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है।
यूएपीए आतंकवाद से संबंधित मामलों में विदेशी सरकारों के साथ सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल राज्यों से कुछ आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपेक्षा करती है। तो इस संदर्भ में भी कानून बेहद महत्वपूर्ण है। यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उन व्यक्तियों के विरुद्ध पूर्व निवारक कार्रवाई करने की अनुमति देता है जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जांच की बढ़ी हुई शक्तियां प्रदान करता है, जिसमें कुछ परिस्थितियों में पुलिस अधिकारियों के समक्ष दिए गए इकबाल या बयान को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करना भी शामिल है। अब मुद्दा यह है कि यूपीए से जुड़ी चुनौतियां क्या है। तो सबसे पहला मुद्दा तो यही आ जाता है कि मौलिक अधिकारों में क्या की जाती है, कटौती। किसी व्यक्ति को बिना किसी न्यायिक जांच के और यहां तक कि मुकदमा शुरू होने से पहले ही आतंकवादी के रूप में पहचाना जा सकता है इस कानून के तहत। यह संविधान के समानता के अधिकार आर्टिकल 14, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 और जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। याद रखने वाली बात है कि अगर यूएपीए जो कानून है किसी व्यक्ति विशेष को बिना किसी न्यायिक जांच और यहां तक कि बिना मुकदमा चलाए सीधा अगर टेररिस्ट घोषित कर सकता है, अगर उसको आतंकवादी घोषित कर सकता है, तो सबसे पहले तो हमारे जो 3 फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 14 जो हमारे को समानता का अधिकार देता है, आर्टिकल 19 जो हमारे को विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रदान करता है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 21 जो हमारे को राइट टू लाइफ का अधिकार देता है, जीवन का अधिकार देता है, यह भी प्रभावित होता है। सजल अवस्थी बना भारतसंघ मामले में दावा किया गया है कि समानता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि प्रावधान में ऐसा कोई विस्तृत आधार नहीं दिया गया है जिसके आधार पर किसी को आतंकवादी के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अस्पष्ट परिभाषाएं हैं, इसमें बहुत ज्यादा चीजों को डिटेल बताया नहीं गया है। जैसे यूएपीए में आतंकवादी कृत्य की परिभाषा एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्दों के उपयोग के साथ अस्पष्ट है। अब देखिए, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा तो बहुत बेसिस पर, बहुत एक वाइड बेसिस पर अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे इस अधिनियम को तथाकथित शहरी नक्सलियों और सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए साहित्य का उपयोग करने वाले चरमपंथियों के खिलाफ भी भेदभावपूर्ण तरीके से लागू करने की अनुमति मिलती है। इसलिए तो देश में 2 पक्ष बने हुए हैं। एक पक्ष कह रहा है कि अरुंधति रॉय के साथ फेक साहब पर कार्रवाई की जानी चाहिए, जबकि दूसरा पक्ष कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विशेष अपनी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार उसको मिला हुआ है, उसका अगर प्रयोग करता है तो आप उसकी आवाज दबा कैसे सकते हो। दुरुपयोग, तो यूएपीए को चरम और असाधारण परिस्थितियों के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल असहमति को दबाने के लिए, यह शब्दावली जो काम में ले रहा हूं मैं, असहमति को दबाने के लिए नियमित रूप से किया जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एक चौंकाने वाला तथ्य हमारे सामने रखता है। एनसीआरबी के 2019 के आंकड़ों के अनुसार यूएपीए के तहत 1226 मामले दर्ज किए गए हैं, जो 2016 से 33% अधिक है, 33% ज्यादा है। उदाहरण के लिए दिल्ली पुलिस ने पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 के मसौदे के खिलाफ अभियान चलाने वाले गैर सरकारी संगठनों, कार्यकर्ता ग्रेटी थर्नबर्ग के डोमेन सहित की वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए यूएपीए का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, निर्दोष साबित होने तक दोषी, कहने का मतलब है कि जब तक किसी व्यक्ति विशेष को निर्दोष साबित नहीं कर दिया गया है जुडिशरी के द्वारा, तब तक वह क्या है, वह दोषी है। न्यायिक प्रक्रिया के अंत में दोषी साबित होने तक अभियुक्तों की निर्दोषता का अनुमान अधिकांश आपराधिक न्याय प्रणालियों का आधार है। यूएपीए व्यक्तियों से अधिकार छीन लेता है, क्योंकि किसी भी परीक्षण या किसी न्यायिक जांच के अभाव में भी कानून किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की अनुमति देता है। स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता, अधिनियम पुलिस अधिकारियों के समक्ष दिए गए स्वीकारोक्ति को कुछ परिस्थितियों में स्वीकार करने की अनुमति देता है, जिससे जबरदस्ती स्वीकारोक्ति हो सकती है और निष्पक्षता और उचित प्रक्रिया के सिद्धांतों को कमजोर किया जा सकता है। कुछ और तथ्य मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। और अब एक ऐसा तथ्य, एक ऐसी महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोगों के लिए साझा करने जा रहा हूं, जो आपका कैरियर बदल सकता है, जो एक बेहतरीन कैरियर आप लोगों के लिए स्टैब्लिश हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, याद रखने वाली बात है, शानदार बचत, दमदार तैयारी। बिग समर सेल 14 से 20 जून 2024 तक।
क्योंकि उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट, अप टू 90% डिस्काउंट, और इतने से काम नहीं चलने वाला है। 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। लेकिन ये 13% जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो आपको तभी मिलेगा जब आप एक कूपन कोड या यूज करोगे, और वो कूपन कोड है UC13, UC13, याद रखना। और दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात है, 13 का जो आंकड़ा है वो उत्कर्ष परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा है। अभी रिसेंटली हमने 13 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स का जो रिकॉर्ड है उसको भी अपने नाम किया है। और क्या महत्वपूर्ण है उसको लेकर भी अपन बात कर लेते हैं। तो शानदार बचत, दमदार तैयारी, पटवार का बैच लाइव फ्रॉम जयपुर और जोधपुर क्लासरूम से, जिसकी ओरिजिनल प्राइस 17,000 रुपए है, ऑफर प्राइस केवल 35,03,500 रुपए। सब इंस्पेक्टर, थानेदार, डबल स्टार दोनों तरफ। तो ऐसा है कि जो दोनों प्रश्न पत्रों की संपूर्ण तैयारी है वो लाइव फ्रॉम जयपुर और लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम, जिसकी ओरिजिनल प्राइस 30,000 रुपए है, ये कोर्स आपको मिल रहा है उत्कर्ष ऐप के ऊपर 6,700 रुपए मात्र। वही LDC क्रेश कोर्स लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो 2,200 रुपए उसकी ओरिजिनल प्राइस है, केवल और केवल 600 रुपए में 600। और साथ में CT का जो रिकॉर्डेड फ्रॉम क्लासरूम जो कोर्स है, ओरिजिनल प्राइस इसकी 15,000 रुपए है, मात्र 2,400 रुपए में। दोस्तों याद रखने वाली बात है, आज इन दो महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को लेकर हमने बात की जिनके ऊपर दिल्ली के LG के द्वारा, VK सक्सेना साहब के द्वारा कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। एक नाम अरुंधति रॉय, दूसरा नाम जम्मू कश्मीर के प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन साहब। तो कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।